Good afternoon, students. So today we are going to understand about the new topic, protein sequencing. And what is proteins? Proteins are the biomolecule. The proteins are made up of chain of amino acids. Amino acids are the polymers of. We can say when amino acid become chain, then they make proteins. तो अमाइनो एसिड मोनोमर है और जो चेन वो बनाते हैं प्रोटीन, वो आपके प्रोटीन्स कहलाते हैं। वो बायोमोलिक्यूल होते हैं, मोस्टली हमारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं जो प्रोटीन्स होते हैं। इंट्रोडक्शन वर्ल्ड ऑफ प्रोटीन, शेप स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वन ऑफ द नेचर्स। हमारा नेचर का मार्वल है कि हमारी बॉडी इस तरह की है। हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, नोज, mouth. We are having complete two hands. We are having two legs. We are having all body structure. So it is one of the nature's marvel. Or most of the things in our body are made up of proteins. You should know that when we breathe, we feel a sense of oxygen flowing through our nose, and we grow in a large size from our egg and the sperm, which are fused. जब egg और sperm fuse हुए, जायगोट बना, जायगोट से फिर हम पूरा ह्यूमन बेबी डेवलप होता है 9 मंथ में। उसकी पूरी बॉडी बनती है, एंड देन ग्रोथ डिफरेंशिएशन होके वो बड़ा भी होता है। और जब हम अपने टिश्यूज, हमारी बॉडी में टिश्यूज हैं तरह तरह के, जैसे कि ब्लड वेसल्स हैं, जिनका काम है हमारी बॉडी में ब्लड को सब जगह पहुंचाना। ब्लड हमारा एक कनेक्टिव फ्लूइड है, उसके अंदर तरह तरह के सेल्स हैं, प्लस मैट्रिक्स में उसके प्रोटीन्स भी हैं। जब हम अपनी मसल्स को फ्लेक्स करते हैं, जैसे कि when I'm speaking, I'm using my facial muscles, tongue, i'm using I'm using mm, to blink my eyes, I'm using my eyelid muscles. And whenever I used to teach on board, I write by my hand, so my hand muscles are used in that. So the muscles are involved in the movement. Muscles are made up of the proteins, contractile proteins, which has the ability to contract and relax. Even हम first time we can feel them first tightening and then relaxing. मसल कैसे टाइट हो रही हैं और कैसे रिलैक्स हो रही हैं वो हम फील कर सकते हैं। मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्ड आर प्रोटीन्स। इन मॉलिक्यूल्स में जहाँ पर भी जो भी बॉडी में वर्क हो रहा है वो सब प्रोटीन के थ्रू होता है। आपको जो स्क्रीन शेयर्ड है उसमें प्रोटीन के फंक्शन भी आपको दिखा रखे हैं यहाँ पर, कि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है जो हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू में रहता है कोलेजन। एक्टिन और मायोसिन है जो हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। It is noteworthy that among the biomolecules you have studied, proteins have maximum diversity in function. सबसे ज्यादा जो डिफरेंट तरह के बायोमोलिक्यूल हैं वो प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स के अंदर ही सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। Key to this enormous diversity is the unique structure of protein. प्रोटीन का यूनिक स्ट्रक्चर ही उसकी की है डाइवर्सिटी की वजह से, क्योंकि उसका यूनिक स्ट्रक्चर है, अमाइनो एसिड की चेन से वो बना है। और आपको पता है 4 तरह के उसके स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। And although all proteins are made up of 20 different amino acids, the size and the sequence combination and the variation of each protein lead to million of the unique three-dimensional structure thereby functions. 3D स्ट्रक्चर उन सब प्रोटीन्स के अलग अलग होते हैं, हमें ये पता है। एंड वी हैव देयर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड, जिनकी वजह से बहुत सारे अलग अलग यूनिक 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बने हैं प्रोटीन के। एंड इसी वजह से स्ट्रक्चर उनके अलग हैं, तो इस वजह से वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। साइंटिस्ट हैव बीन स्ट्राइविंग टू रिलेट प्रोटीन स्ट्रक्चर विद फंक्शन। साइंटिस्ट हमेशा ये सोचते रहते हैं कि इन प्रोटीन के स्ट्रक्चर से उनके फंक्शन किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, तो कैसे रिलेट कर सकते हैं।
प्रोटीन का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइन करना ही उनका फर्स्ट एम होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। मायोसिन और एक्टिन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इट इज इन द we can say cylindrical rod like myofibril, which are having the light and the dark bands. Myosin or actin are there in the muscles. कोलेजन प्रोटीन को भी आप देख रहे हो, इट इज ट्राई वी कैन से trimeric chain protein in which three chains are triple helical wound coil to each other. And RBC with hemoglobin, you are looking that in RBC there are hemoglobin molecules which are there. Even more amazing is the structure and the data processing ability of the human brain. We tend to marvel at the incredible speed and processing function of the supercomputer, little realizing the creativity of human being who invented them. स्ट्रक्चर और डाटा प्रोसेसिंग एबिलिटी ह्यूमन ब्रेन की बहुत अमेजिंग है। वी टेंड टू मार्वल, हम बहुत चौंक जाते हैं कि इनक्रेडिबल स्पीड और प्रोसेसिंग फंक्शन के सुपर कंप्यूटर की फंक्शनिंग कितनी तेज होती है। रियलाइज करने से क्रिएटिविटी ह्यूमन की, आप हम कैसे सोच सकते हैं कि ह्यूमन ने सुपर कंप्यूटर को भी बनाया है, तो ह्यूमन के अंदर भी तो इतनी कैपेबिलिटी है, इतना अच्छा कंप्यूटर वो बना पाया। स्पीड और कोरिलेशन ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन इज यूनिक टू द ह्यूमन ब्रेन। हमारी याद करने की, सेंसरी और मेमोरी की कैपेसिटी, इवन हमारा स्टिमुलस रिसीव करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ग्रास्प की कैपेसिटी। एंड हम उनको लर्निंग में कन्वर्ट कर देते हैं और मेमोरी हमारे अंदर बनती है, बाद में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट आर दीज प्रोटीन्स विच इनेबल, ये कौन से प्रोटीन होते हैं जो इनेबल करते हैं ऐसे फंक्शंस ह्यूमन कर पाता है। वाई आर सम ब्रेन रिलेटेड डिजीज लाइक अल्जाइमर अकरिंग, मतलब ब्रेन में इतनी बीमारियां क्यों होती हैं, एल्जाइमर जैसी बीमारियां, इन विच सर्टेन प्रोटीन्स शो अब नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, जहाँ पे कुछ प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर और बिहेवियर बदल जाते हैं। तो हम जब प्रोटीन का सीक्वेंसिंग जानेंगे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जानेंगे, तो हमें इन सब क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। A number of human diseases are due to the deficiency of normal structures of protein, the lack of particular subunit alpha beta of the oxygen carrying protein hemoglobin result in thalassemia। तो ह्यूमन डिजीजेस होती हैं जो अब डेफिशिएंसी की वजह से होती है, अब नॉर्मल प्रोटीन की वजह से होती हैं, जिनके अंदर अगर पर्टिकुलर सब यूनिट नहीं हुई, अल्फा बीटा ग्रुप नहीं हुए, चेन नहीं हुई, तो ऑक्सीजन की कैरी करने की कैपेसिटी प्रोटीन में कम हो जाती है। जैसे एग्जांपल है थैलेसीमिया, एक बहुत भयानक डिजीज है जिसमें इन्फेंट ग्रो नहीं कर पाता विदाउट रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन, बार बार उसको खून ना दे चढ़ाया जाए तो वो ग्रो नहीं हो पाता। इफ द बीटा चेन इज प्रेजेंट बट विद द सब्स्टिट्यूएंट इन वन ऑफ द अमाइनो एसिड रेसिड्यू, another debilitating condition called sickle cell anemia result। अगर बीटा चेन में डिफेक्ट होता है, बीटा चेन सही से नहीं बनती, जैसे आपको पता ही है जेनेटिक्स में जो कोडोन है उसके अंदर म्यूटेशन होने की वजह से, सिंगल पॉइंट म्यूटेशन, अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है, तो बीटा चेन ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है सिक्स्थ कोडोन पे, तो जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, रिजल्टिंग टू एंडेमिक टू सर्टेन पार्ट ऑफ अफ्रीका में ज्यादा देखा जाता है ये। एब्सेंस ऑफ एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज, ये एक ऐसी बीमारी है जिसको आपने पढ़ा है जीन थेरेपी में, कि एडिनोसिन डीएमिनेज की डिफिशियंसी से बर्थ के दौरान एक पर्सन के इम्यून सिस्टम सीवियरली कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, जिसको SCID हो सकती है, सीवियरली कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, मोस्ट रिसेंटली हैज बीन डिस्कवर्ड। तो ये सब कुछ बीमारियों के नाम बता दिए, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एडेनोसिन डीएमिनेज, SCID। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि ये डिस्कवर हो रहा है कि बहुत सारे प्रोटीन हैं जिनके स्ट्रक्चर अगर चेंज हो गए तो उससे डिजीज हो जाती है। जैसे मैड काउ डिजीज कब हो जाती है, आफ्टर इट अपीयर्स टू बी प्रोवोकेटेड बाय इन्फेक्शियस प्रोटीन कॉल्ड प्रियॉन्स। कोई अगर काउ इन्फेक्शियस प्रोटीन से इन्फेक्ट हो जाती है, प्रियॉन्स उसको अटैक कर देते हैं, तो उसको मैड काउ डिजीज आती है। क्लियरली प्रोटीन नीड टू बी अंडरस्टूड इन डिटेल टर्म्स, प्रोटीन को हमें डिटेल टर्म्स में समझना पड़ेगा।
Completion of human genome sequence has revealed about 35,000 genes. ह्यूमन जीनोम का जब हमने पढ़ा तो हमें पता चल गया कि ह्यूमन जीनोम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 35,000 जीन हैं हमारी डीएनए के अंदर. However, actual number of protein encoded by these gene may be many due to post-translational modification, transcriptional modification. पर 35,000 जीन्स से जो प्रोटीन बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा बनते हैं, बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन के बाद उनके अंदर चेंज भी हो जाता है. प्रोसेसिंग ऑफ इंट्रॉन्स में बहुत चेंज होता है, रीअरेंजमेंट होता है इंट्रॉन्स का, उससे नए तरह के वेरिएंट टाइप के प्रोटीन्स बन जाते हैं. इवन डिफरेंट सेल्स हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, अलग अलग सेल्स में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं for their unique function in addition to housekeeping proteins required for metabolism generation of ATP. Even जो ATP बनाते हैं मेटाबॉलिज्म में और हाउसकीपिंग फंक्शन भी बहुत सारे कुछ प्रोटीन करते हैं. समटाइम these protein are secreted to the outside to like the proteolytic enzymes. इनमें से कुछ प्रोटीन बाहर रिलीज करे जाते हैं जो कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की तरह वर्क करते हैं. और हॉर्मोन्स की तरह भी उन्हें रिलीज करवाया जाता है जो हॉर्मोन्स की तरह भी वर्क करते हैं. हॉर्मोन्स भी कुछ प्रोटीन नेचर के होते हैं तो वो रिलीज करवाए जाते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी हॉर्मोन्स. और जो पिट्यूटरी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है तो वो अपने प्रोटीन्स को कहाँ रिलीज करता है, it will release in the blood, and we are just yet to identify all the protein required for a body to function, and this present a challenge to the future biotechnologist. क्योंकि इतने सारे प्रोटीन को फंक्शन पता करना चैलेंज हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजिस्ट के लिए. वन ऑफ द आउटकम इज द मर्जिंग फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रोटियोमिक्स. एक नया फील्ड इससे बन रहा है प्रोटीन की स्टडी से, जिसे प्रोटियोमिक्स का कहते हैं. This chapter will enable you to understand various features of the area of proteomics, 3D structure, functions and application of protein products, some generated by biotechnological products. तो कुछ प्रोटीन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा इसमें, प्रोटीन में 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में बताकर, और ऐसे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बताएंगे जो बायोटेक्नोलॉजी ने बनाए ऐसे प्रोटीन प्रोडक्ट्स. तो 3D shape of the proteins, the morphology of function and the activity of the cells are all dependent on the protein expressed. कोई भी मॉर्फोलॉजी या फंक्शन या एक्टिविटी सेल की डिपेंड होगी प्रोटीन उसके अंदर क्या क्या बन रहे हैं. प्रोटीन परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रोल्स. प्रोटीन के अंदर बहुत सारे रोल्स करता है प्रोटीन. 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टी है प्रोटीन की, हैव एन इम्पॉर्टेंट बेयरिंग ऑन देयर फंक्शन. Because of their structure, they perform a particular function. The first step in determining the structure of the protein is to isolate it in a pure form and from its cellular location. किसी भी प्रोटीन का हमें स्ट्रक्चर बताने से पहले हमें उसे प्योर फॉर्म में आइसोलेट करना पड़ेगा, चाहे हम उसे बैक्टीरिया के सेल से आइसोलेट कर रहे हो, चाहे प्लांट के सेल से, चाहे एनिमल के सेल से. द प्योरिफाइड प्रोटीन, प्योरिफाइड फॉर्म में हमें सिर्फ प्रोटीन चाहिए होगा. प्योरिफाइड प्रोटीन को तब हम क्रिस्टलाइज करेंगे, क्रिस्टलाइज करना पड़ेगा, सो दैट द यूजिंग टेक्निक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इट्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज नोन. फिर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हम उसका 3D स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं. Nowadays, another powerful technique called nuclear magnetic resonance imaging, NMR, भी अप्लाई किया जा सकता है, जिससे हम उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स का. इन द सोल्यूशन हैंस क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. सोल्यूशन में एक बना लेते हैं प्रोटीन की और उससे हम NMR कर लेते हैं और हमें एक 3 डायमेंशनल पिक्चर मिल जाता है. इससे हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता चल जाता है इन सोल्यूशन एंड हेंस. इससे के लिए क्रिस्टलाइजेशन जरूरी नहीं होता है NMR के लिए. However, the protein in either technique has to be purified and hence crystallization is not required. और प्रोटीन इस दोनों टेक्निक्स में प्योरीफाई करा जाना जरूरी है, इसलिए सब जनरल प्रोसीजर यूज टू प्योरीफाई प्रोटीन डिस्कस किए जाएंगे. तो हमें NMR करनी है या हमें एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करनी है, उससे पहले हमने जो प्रोटीन आइसोलेट किया है बैक्टीरिया से या प्लांट या एनिमल सेल से, तो उसको हमें पहले प्योरीफाई फॉर्म में करना पड़ेगा.
इन जनरल हम अभी थोड़े से ऐसे प्रोसेस देखेंगे जिनसे प्रोटीन प्योरीफाई हो सकता है। एंड हम रेफर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। दिस इन्वॉल्व्स टू एस्पेक्ट, द केमिकल स्ट्रक्चर एंड द अमीनो एसिड सीक्वेंस of the peptide and its folding in the space, which is referred to as three dimensional structure. तो केमिकल स्ट्रक्चर होगा इसमें। जनरल में केमिकल स्ट्रक्चर हमें अमीनो एसिड का पता लगाना पड़ेगा, सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड पता लगाना पड़ेगा, एंड इट्स फोल्डिंग इन द स्पेस विच इज रेफर टू एज थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। किस तरह से वो फोल्ड है उसकी चेन्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है या टर्शरी स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर उसका कैसा है वो हमें पता लगाना पड़ेगा। वन ऑफ द मेजर ब्रेक थ्रू इन प्रोटीन सीक्वेंस डिटर्मिनेशन वाज अचीव्ड इन द लास्ट सेंचुरी बाय फ्रेडरिक सेंगर, हु डेवलप्ड द फर्स्ट सीक्वेंसिंग रिएजेंट। फ्रेडरिक सेंगर ने फर्स्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटरमाइनिंग सीक्वेंस रिएजेंट बनाया था, जिसे FDNB कहते हैं, फ्लोरोडाइनाइट्रो बेंजीन, एंड अ जनरली स्ट्रेटेजी फॉर सीक्वेंसिंग। उसने सीक्वेंसिंग की स्ट्रेटेजी भी बताई, प्रोसेस बताई। बाय यूजिंग दीज मेथड ही वाज एबल टू सीक्वेंस द इम्पोर्टेंट हार्मोन इंसुलिन। इसी मेथड से उसने इंसुलिन हार्मोन की प्रोटीन को स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया, विच required by diabetics, and more importantly, he demonstrated the first time that the protein was linear polymer of amino acid। उसी ने बताया कि जो इंसुलिन है वो लीनियर पॉलीमर है अमीनो एसिड का। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें इंसुलिन मिलता है, ये बताने वाला फ्रेडरिक सेंगर ही है। उन्होंने इंसुलिन हार्मोन की सीक्वेंस को पता लगाया था सबसे पहले, फर्स्टली, एंड नोबेल प्राइज उनके लिए इसको मिला था। It will be interesting to you to know that several years later he was awarded second Lomer Prize for developing the sequencing technique for DNA, which was described as recombinant DNA technology। पहले ही हम समझ चुके हैं जो डाई डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का मेथड था डीएनए सीक्वेंसिंग का, वो भी फेडरिक सेंगर ने दिया था। तो फर्स्ट उनको प्रोटीन के लिए नोबेल प्राइज मिला, सेकंड उनको डीएनए की सीक्वेंसिंग करने के लिए नोबेल प्राइज मिला। एंड प्रोसीजर इज यूज्ड इन मॉडर्न डे sequencer as the procedure has been automated। और अब फेयर एडमन को 1950 में अनदर सीक्वेंस रिएजेंट बनाने के लिए अवार्ड दिया गया। एंड प्रोसीजर विच इज यूज्ड इन मॉडर्न डे, आज के समय में हम फेयर एडमन का प्रोसेस या फिर और नए प्रोसेस जो यूज कर सकते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में, वो मॉडर्न डे सीक्वेंसर से होता है। एंड एज द मॉडर्न डे सीक्वेंसर जो प्रोसीजर होता है वो ऑटोमेट हो गया है, ऑटोमेटिकली अब पता चल जाता है क्या सीक्वेंस है। दीज मेथड्स हैव बीन डिस्कस्ड इन 11th क्लास and textbook of biotechnology chapter 2, and notably using the sequence of insulin established by Sanger, a biotechnology company called Eli Lilly was able to develop recombinant human insulin, which is the major source of insulin administration in diabetic worldwide। तो उसके बाद ही आफ्टर द फ्रेडरिक सेंगर हैज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ insulin, Eli Lilly company has able to develop the recombinant human insulin। Eli Lilly company बना पाई recombinant human insulin एंड उसको ट्रांसफर कर पाई होस्ट में, एंड देन उससे हमें आर्टिफिशियल इंसुलिन मिल गया, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन मिल गया। तो प्रोटीन के सीक्वेंसिंग से ही हमें हेल्प हुई कि हम इंसुलिन भी बना पाए। With the availability of pure protein, scientists like Lining Pauling, G.N. Ramchandran, Max Brutz, and John Kendrew, to name a few, started developing technology to study the 3D shape of proteins using high resolution X-rays। तो इतने सारे साइंटिस्ट फिर 3 डायमेंशनल हाई रेजोल्यूशन एक्सरे इमेजेस पाने लग गए प्रोटीन के, एंड दे लेड द फाउंडेशन ऑफ डिड्यूसिंग a protein structure by enunciating the basic rules which govern protein folding and the forces which cause the folding them to survive stabilize। तो उन्होंने फाउंडेशन लेड करी डिड्यूस करने के लिए प्रोटीन स्ट्रक्चर,
इन इतने सारे साइंटिस्ट हैं, लाइनस पॉलिंग, जी.एन. रामचंद्र, मैक्स पर्ट्स एंड लॉन्ग जॉन कैंड्रू, इनमें से कुछ ने टेक्निक डेवलप करी थ्री डायमेंशनल शेप पता करने के लिए प्रोटीन की, हाई रेजोल्यूशन इमेज से, एक्सरे इमेज से। दे लेड द फाउंडेशन फॉर डिड्यूसिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर बाय इनिशिएटिंग द बेसिक रूल्स विच गवर्न द प्रोटीन फोल्डिंग के फोर्सेस को गवर्न करने वाले रूल्स उन्होंने फाउंडेशन उनकी रखी, विच कॉजेज द फोल्डिंग एंड स्टेबलाइजिंग देम, जिन फोर्सेस की वजह से प्रोटीन अच्छे से फोल्ड होता था, स्टेबल रहता था। Hence, from these studies, the concept of planarity of the peptide bond, secondary structure, and alpha helix and beta plates were developed. The concept were introduced in the class 11th biotechnology textbook. Let us reiterate some important points regarding protein structure from class 11 textbook. And protein structure are being divided into four hierarchical level of to understand the organization. The structure, the linear order or the sequence of covalent and the linear order or sequence of covalently linked amino acid sequence is defined as a primary structure. तो there are four types of structure. अगर linear structure रहेगा, सिर्फ सारे के सारे amino acid एक साथ link रहेंगे, उसको primary structure कहते हैं. Depending on the nature and the arrangement of the amino acid present different part of the polypeptide chain form secondary structure. किस तरह के डिपेंडिंग किस तरह का नेचर है, अरेंजमेंट है अमाइनो एसिड का डिफरेंट पार्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड पे चेन पे, इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं. अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेट्स एंड tertiary structure organization of these secondary structural element occur when these get compacted to each other to form compact spherical globular unit which are also thermodynamically stable conformations. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीट्स आती हैं. टर्शरी स्ट्रक्चर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट अपने आप कॉम्पैक्ट होता रहता है, अपने ऊपर कॉइल होता रहता है और स्ट्रक्चर बनाता है. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से नॉन कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं. एंड इंडिविजुअल प्रोटीन ऑफन गेट्स इंडिविजुअल पेप्टाइड यूनिट ऑफ दिस प्रोटीन आर रेफर टू एज सब यूनिट्स. जो भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जितने भी प्रोटीन्स के सब यूनिट्स रहेंगे उन्हें, जैसे कि आपको सिंपल चेन दिखाई जाए तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा. और अगर आप वही चेन अगर आपकी बीटा प्लेटेड और अल्फा हेलिक्स में आई तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा. और वही चेन अगर आपकी बहुत राउंड हो गई तो इट विल बिकम द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर. दिस इज अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर. This is a alpha helix and beta plated two-dimensional. This is one-dimensional planar structure. Here the first one is the primary structure. Second one is the beta plated structure. Secondary structure, that is it can be beta plated or alpha helix. Now tertiary structure is many such kind of beta structures when joined with each other is a secondary structure. The there are last type of structure which are called protein quaternary, in which four subunits are, you can see their example, hemoglobin 2 alpha and 2 beta chains are shown over here. तो यहाँ पर क्वाटेनरी स्ट्रक्चर बताया है, यहाँ पर टर्शरी स्ट्रक्चर बताया है. थ्री कंपोनेंट्स यहाँ पर रहते हैं. एंड हेयर बीटा शीट्स वी आर हैविंग, बीटा शीट्स में सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमको मिलता है और प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें सिंगल शीट मिलती है और सिंगल शीट पे अमीनो एसिड लगे रहते हैं जैसे यहाँ पे दिखा रखा है. तो विद दिस आई होप आपको समझ में आया होगा आज हमने क्या क्या रिवाइज किया. तो हमने सारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर देखे. प्रोटीन के स्ट्रक्चर देखने के बाद हमने देखा कि फ्रेडरिक सेंगर ने प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिवाइस करने का मेथड ढूंढा है, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला. फिर उन्होंने डीएनए सीक्वेंसिंग का भी मेथड सर्च किया, उसके लिए भी उन्हें नोबेल प्राइज मिला. और इस चैप्टर में हमने अभी तक समझा कि प्रोटीन के एग्जांपल्स क्या क्या है, हमारे सेल में कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट है और क्या वो यूज कर उनका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में. वन मेजर नोबेल प्राइज के बारे में बात करी हमने फ्रेडरिक सेंगर के, और हमने ये देखा कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं.
सो आई होप आपको इस पूरा क्लास पसंद आया होगा. So, with this, I would like to end the session here. Thank you and have a nice day. Thanks for patiently listening to my lecture. I hope आपको चैप्टर सेकंड के प्रोटीन सीक्वेंसिंग के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गए होंगे. So, with this, I end the session. Thank you, everyone. Please like and subscribe my channel.